हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 12 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो मैंने आपको कल बताया था कि उसका फॉर्मेट रेडी करो उसे, एंड फॉर्मेट रेडी करके उसे सॉल्व भी करो। काफ़ी आसान सिंपल समय, सारे आइटम्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। राइट, तो देखते हैं क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में। आप भी मेरे साथ सॉल्व करो अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो। अगर सॉल्व किया होगा तो चेक करो आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम है या नहीं। राइट, तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो पहले लाइन पर वो कह रहे हैं, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड some additional information you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date। तो as usual फिर से वो आपको बोल रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ, है कि नहीं। तो मैं पहले उसका फॉर्मेट रेडी करता हूँ। तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है, एज यूजुअल मैं ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स कॉमा बीड। नेक्स्ट लाइन पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नेक्स्ट लाइन पर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, है कि नहीं। एंड नीचे यानी कि मैं नीचे बना रहा हूँ, आप नए पेज पे बनाओ या सेकंड पेज पे बनाओ, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। इज इट क्लियर। तो मैंने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, क्योंकि वो पूछ रहे हैं। राइट, अब फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। राइट, क्वेश्चन किस प्रकार दिया उन्होंने, तो आपको फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में केवल 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। राइट, तो एम आई इंटरेस्टेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट रीडिंग राइट नाउ, आंसर इज नो। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक आइटम पढ़ता हूँ एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जहां जरूरी है वहां पर टिक करता हूं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 या एडजस्टमेंट 1 में क्या कहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 April 2017। 1 April 2017 यानी कि इस साल के शुरुआत में नथिंग बट ओपनिंग आइटम्स। राइट, जो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में पिछले साल की बैलेंस शीट अगर दी होगी तो उसमें होता है, बट इस साल पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं दी। बट पिछले साल हमारे पास क्या क्या था वो कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 था, मशीनरी 50,000 था, बिल्डिंग 2,10,000 था एंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख था। राइट, तो बस मैं उनको क्या करूंगा, इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ क्रॉस चेक करूंगा एंड जिस पर नेसेसरी है उस पर मैं टिक मार्क लगाऊंगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि पिछले साल 10,000 सब्सक्रिप्शन के आने बाकी थे, तो इस साल वो शायद मिल गया होगा। तो रिसिप्ट साइड में सबको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन। नीचे ब्रैकेट में वो कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हुए देखते कि इसका करना क्या है। राइट, अभी बस एक टिक मार्क करो सब्सक्रिप्शन पे और आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज मशीनरी। पिछले साल अगला आइटम क्या था, मशीनरी कितने का था, 50,000। तो क्रॉस चेक करो, मशीनरी इज माय एसेट, तो क्रॉस चेक करो कि इस साल मैंने कोई मशीनरी खरीदी या फिर बेची है क्या। तो रिसिप्ट्स में कहीं पर दिख रहा है कि आपको मशीनरी, यस मुझे दिख रहा है टू सेल ऑफ मशीनरी, है कि नहीं। सबको दिख रहा है सेल ऑफ मशीनरी, मतलब जो मेरे पास पिछले साल 50,000 की मशीनरी थी उसमें से मैंने कुछ मशीनरी इस साल बेची। कितने की बेची, कितने में बेची, वो अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि मेरे पास 50,000 की मशीनरी थी, उसमें से मैंने कुछ मशीनरी इस साल बेच दी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पिछले साल के मशीनरी पे एक टिक मार्क करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें से जो मशीनरी बेची वो माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं पिछले साल के एडजस्टमेंट 1 वाले मशीनरी पे एक टिक मार्क कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट, पिछले साल आपके पास और क्या था, बिल्डिंग फंड। तो फिर से क्रॉस चेक करो, इस बार कुछ बिल्डिंग फंड पे उन्होंने कहा है क्या, रिसिप्ट्स में कहीं पर आपको क्लियरली कहा है क्या टू बिल्डिंग फंड रिसीव्ड करके, नहीं। पेमेंट में कोई एंट्री है क्या बिल्डिंग फंड की, नहीं। तो बिल्डिंग फंड पे कोई अभी तो एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है। एंड लास्ट क्या था, पिछले साल आपके पास इन्वेस्टमेंट था 3 लाख। तो फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो कि इन्वेस्टमेंट कुछ आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं क्या। तो रिसिप्ट्स में कहीं पर दिख रहा है क्या टू इन्वेस्टमेंट, आंसर इज नो। पेमेंट में कहीं पर दिख रहा है कि आपको बाय इन्वेस्टमेंट, आंसर इज नो। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अभी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है। तो पहला एडजस्टमेंट था या एडिशनल इंफॉर्मेशन था, उसमें उन्होंने आपको पिछले साल के एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताई है कि नहीं। बिल्डिंग फंड इज लायबिलिटी, बाकी सारे एसेट्स है। तो उसको मैंने सिर्फ क्या किया, इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ क्रॉस चेक किया एंड एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क किया। राइट, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम इन आइटम्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। राइट, अब चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 2,500। मशीनरी को 2,500 से डेप्रिसिएट करो। तो वेयर इज मशीनरी, राइट, यहां पर तो सेल ऑफ मशीनरी है, बट मशीनरी मुझे पहली एडजस्टमेंट में उन्होंने दी है कि पिछले साल मेरे पास 50,000 की मशीनरी थी, तो उसी 50,000 पर मैं और एक टिक मार्क करूंगा।
और एक टिक मार्क क्यों? तो दो एडजस्टमेंट बन गई मशीनरी पर, एक मैं मशीनरी बेच रहा हूं ये भी एडजस्टमेंट है, और दूसरा जो अभी आपको कह रहे हैं कि मशीनरी को डिप्रिसिएट करो, तो उसी एडजस्टमेंट 1 वाले मशीनरी पे मैं और एक टिक मार्क करूंगा। इज इट क्लियर? चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पर। थर्ड एडजस्टमेंट कह रहे हैं डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। तो डोनेशन रिसिप्ट्स में सबको दिख रहा है क्या? वो कह रहे हैं कि ये डोनेशंस बिल्डिंग फंड के लिए है, तो मैं यहाँ पर डोनेशन के आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बिल्डिंग फंड, राइट? BULDFUND शॉर्ट फॉर्म में यू कैन राइट बिल्डिंग फंड की जो डोनेशन ये सारे के सारे बिल्डिंग फंड के लिए। कैसे पता चला वो बता रहे हैं एडजस्टमेंट 3 में, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, राइट? तो मैंने डोनेशन के सामने लिख लिया बिल्डिंग फंड। अब मेरे पास पिछले साल भी बिल्डिंग फंड था एडजस्टमेंट 1 में, देखो तो उस बिल्डिंग फंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टिक मार्क करके छोड़ रहा हूँ, राइट? सो एडजस्टमेंट 3 के लिए मैंने क्या किया, डोनेशन के सामने बिल्डिंग फंड लिखा एंड जो एडजस्टमेंट 1 में बिल्डिंग फंड था उस पर टिक मार्क दिया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। तो वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू ₹9,000। तो सिंपल मतलब है इस साल का 6,000 रुपये सब्सक्रिप्शन ड्यू है, यानी कि आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है, ड्यू मतलब आना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन कहाँ पर है? तो रिसिप्ट्स में सबको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, तो उस पर और एक टिक मार्क करो, मतलब सब्सक्रिप्शन 2 टिक मार्क हो गए, एक पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है, एक इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो बस इतनी ही एडजस्टमेंट थी, उनके लिए मैंने टिक मार्क कर लिया। अब हमारा अगला काम क्या है? अब हम क्या करेंगे, पहले पिछले साल यानी कि एडजस्टमेंट 1 में जो दिए हुए आइटम्स थे उन्हें पोस्ट करेंगे इनटू आवर फॉर्मेट, बट पोस्टिंग से पहले क्या क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है? आंसर इज नो। क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट होती तो कैपिटल फंड हमें ऑटोमेटिकली पुराने बैलेंस शीट में मिल जाता, बट यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दी है। बट उन्होंने क्वेश्चन के शुरुआत में या एडजस्टमेंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कहा है कि आपके पास 1 अप्रैल को ये सारी चीजें थी, बट उसमें कैपिटल फंड कितना था वो नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें इस साल के बैलेंस शीट के नीचे एक वर्किंग करना पड़ेगा टू फाइंड आउट प्रीवियस ईयर कैपिटल या टू फाइंड द कैपिटल फंड, राइट? तो मैं और एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ वर्किंग, जिसे मैं कहूंगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि करंट ईयर की शुरुआत वाली बैलेंस शीट, नथिंग बट पिछले साल के एंड वाली बैलेंस शीट, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बन गई मेरे लिए पुरानी बैलेंस शीट, और जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखी थी वो बन गई मेरे लिए न्यू बैलेंस शीट या करंट ईयर बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? अब करंट ईयर बैलेंस शीट हम हमेशा बनाते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा तो हम बनाएंगे ही। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में क्यों बना रहा हूं? टू फाइंड द कैपिटल फंड। क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है, इसलिए कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना रहा हूं। गेटिंग इट? तो आगे बढ़े। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पोस्टिंग स्टार्ट करूंगा। सबने बैलेंस शीट बनाई अपनी, राइट? तो 2 बैलेंस शीट बननी चाहिए, तो टोटल 3 चीजें हमने बनाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। तो 3 चीजें आपकी सबकी रेडी है। तो हम पोस्टिंग की शुरुआत करेंगे विद द लास्ट ईयर आइटम, राइट? तो एक एक करके मैं लास्ट ईयर आइटम को पढ़ूंगा। अब ये जो लास्ट ईयर आइटम है ये सारे के सारे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे ही जाएंगे, राइट? विदाउट एनी डाउट। बट जब मैं उन्हें इन साल के एसेट्स में लिखूंगा तो डिपेंड करता है कि उस पर टिक मार्क है या क्रॉस लगा है या क्या लगा है, उसके हिसाब से आई विल पोस्ट इट। इज इट क्लियर? तो उन्होंने पहला आइटम दिया था, पिछले साल आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 10,000, तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उठाऊंगा एंड पिछले साल के एसेट्स में लिखूंगा। एसेट्स में क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का पैसा पिछले साल आना बाकी था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज आवर इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसा आना बाकी है, तो पिछले साल के एसेट्स में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, राइट? अगेन ये आउटस्टैंडिंग है तो मैं इस साल के बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, बट मैं उसे लिखूंगा क्या? नहीं, मैंने आपको कहा है कि उस पर हैशटैग मार्क करो, सेकंड इफेक्ट यानी कि हैशटैग मार्क करो। फिर से एंड में जब हम बाकी की एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो ये हैशटैग वाले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम कंसिडर करेंगे, तो उस पर हैशटैग मार्क करो एंड उसे पेंडिंग छोड़ो। मतलब एक इफेक्ट हमने दे दिया, दूसरा हमने पेंडिंग रखा हैशटैग देख के। नेक्स्ट, पिछले साल और क्या था आपके पास? मशीनरी, तो मशीनरी इज माय फिक्स्ड एसेट्स। उठाओ पिछले साल के एसेट्स में डायरेक्टली आउटर कॉलम में 50,000 लिखो, ये पहला इफेक्ट। एंड फिर से उसे उठाओ, इस साल के एसेट्स में लिखो कितना? 50,000 इन अ कॉलम में, लीव 3 लाइन, पुट अ एरो, राइट? ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सी, इट इज वेरी सिंपल। ये पिछले साल के आइटम्स है, तो पिछले साल के आइटम हमें कंपल्सरी उठा के पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखने हैं, राइट? अगर ये बैलेंस शीट हम नहीं बनाते तो हम पिछले साल के आइटम्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स है उन्हें लिखते हैं, जो लायबिलिटी के आइटम उन्हें लिखते हैं। अगर हमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसा कोई आइटम मिलता है तो उस पर हम हैशटैग करते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो पिछले साल के आइटम्स को उठा रहा हूँ, पिछले साल के बैलेंस शीट में विदाउट थिंकिंग लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं एसेट है या लायबिलिटी उसे सेग्रीगेट करके लिख रहा हूँ। जब मैं इस साल के बैलेंस शीट में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि उसे अभी रिकॉर्ड करना है या हैशटैग करके पेंडिंग छोड़ना है, राइट? तो मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के साथ वही किया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उठाया, एसेट्स में लिख लिया विदाउट एनी थॉट। बट इस साल उसे लिखना है क्या?
अभी नहीं लिखना है, उस पर हैशटैग दे दो क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग आइटम है। तो आउटस्टैंडिंग आइटम को हम क्या करेंगे, पेंडिंग रखेंगे एंड एंड में सॉल्व करेंगे। बट दूसरा था मशीनरी, मशीनरी मैंने पिछले साल के एसेट्स में विदाउट थिंकिंग, मशीनरीज एसेट तो पिछले साल के एसेट्स में मैंने लिख लिया। अब इस साल के एसेट्स में भी मैं लिखूंगा क्योंकि मशीनरीज एसेट, फिक्स्ड एसेट्स हम रिकॉर्ड करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में ही, तो मैंने रिकॉर्ड किया। बट सिर्फ मैंने क्या किया, उसे रिकॉर्ड इनर कॉलम में किया क्योंकि उस पर 2 टिक मार्क थे। तो टिक मार्क इस साल के लिए कंसीडर करने, पिछले साल के लिए नहीं। पिछले साल के लिए कोई एडजस्टमेंट, कोई टिक मार्क काम में नहीं आएगा। पिछले साल की आइटम है, पिछले साल एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। सिर्फ इस साल लिखना है या नहीं लिखना है वो हमारे रेगुलर लॉजिक के हिसाब से हम जाएंगे। इज इट क्लियर? मशीनरी के बाद अगला था उनके पास बिल्डिंग फंड, तो फिर से मैं बिल्डिंग फंड उठा रहा हूँ। बिल्डिंग फंड इज ऑलवेज लायबिलिटी, तो पिछले साल के लायबिलिटी में लिख रहा हूँ बिल्डिंग फंड डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,10,000 एंड वही बिल्डिंग फंड में फिर से इस साल के लायबिलिटी में लिखूंगा बट इनर कॉलम में क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क ऑन बिल्डिंग फंड 2,10,000 इनर कॉलम में। इज इट क्लियर? फिर बिल्डिंग फंड के बाद क्या था उनके पास अगला आइटम, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एसेट, तो फिर से पिछले साल उठाओ या पिछले साल के एसेट्स में लिख लो इन्वेस्टमेंट 3 लाख, राइट। तो इन्वेस्टमेंट सबने लिखा 3 लाख। अब जब मैं उसे उठा के इस साल के एसेट्स में लिखूंगा तब मैं टिक मार्क है या नहीं कंसीडर करूंगा। अगेन इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स, तो आई हैव टू राइट इट राइट नाउ ओनली। तो मैं इन्वेस्टमेंट इस साल के भी एसेट्स में लिखूंगा 3 लाख, बट उस पर कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए मैं इस साल के एसेट्स में भी उसे बाहर लिखूंगा। अगर उस पर टिक मार्क होता तो मैं अंदर लिखता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद बस इतना ही था आपके पास 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि साल की शुरुआत में। तो जितने आइटम साल की शुरुआत में थे वो पिछले साल के बैलेंस शीट में चले गए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट जब मैंने इस साल के बैलेंस शीट में उन्हीं आइटम्स को लिखा तो जिन पर टिक मार्क था वो मैंने अंदर लिखा एंड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस स्टॉक जैसे आइटम पर मैं हैशटैग देके पेंडिंग छोड़ूंगा। इज इट क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब क्या, तो अब ये जो टेबल था या जो पहले पिछले साल की इंफॉर्मेशन थी उसे साइड में रखता हूं और मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स को पोस्ट करता हूं। इज इट क्लियर? फिर से जब हम एंड में एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो फिर से ये पिछले साल के आइटम्स को हम रिकंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, बट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं जिस पर हैशटैग है बस उन्हीं को रिकंसिडर करेंगे क्योंकि बाकी के जो आइटम्स तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं तो इनको रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं चलता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में, फिर से एक एक करके आइटम्स पढ़ता हूं और उन्हें हमारे फॉर्मेट में जहां जरूरी है वहां पर पोस्ट करता हूं। अब वो जैसे हम रेगुलर करते थे वैसे ही करना है। इज इट क्लियर? तो पहला आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में कहा है कैश एट बैंक, मतलब आपके पास साल के शुरुआत में बैलेंस ब्रॉट डाउन था। इन नॉर्मल केस हम उसे इग्नोर करते आगे बढ़ते, बट इस बार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मैं उसको उठाऊंगा एंड पिछले साल के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखूंगा कैश एट बैंक 22,250। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस मैं इस साल लेके आ रहा हूं, तो दैट इज माय ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट पिछले साल के बचे हुए पैसे हम नए साल में या इस साल की शुरुआत में लेके आए, तो इट इज नथिंग बट पिछले साल का एसेट, राइट। अगर ये बैलेंस शीट नहीं होती तो मैं उसे रिकॉर्ड कहीं पर नहीं करता, बट ये मेरे पास बैलेंस शीट है पिछले साल की या ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस चला गया ओपनिंग बैलेंस शीट में एज कैश एट बैंक 22,500। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज एज यूजुअल हमारा क्या है, इनकम है, तो मैं सब्सक्रिप्शन को उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा इनर कॉलम में 72,000 एंड इमीडिएटली उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग 16-17 8,000। कहां से आया 8,000? तो उन्होंने वहीं पर दिया है सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में, वो कह रहे कि 72 में से 8,000 पिछले साल के है, तो 8,000 इस साल के नहीं है, तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है वो, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग में क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। तो 72,000 में से मैं पिछले साल के 8,000 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 72 माइनस 8 मेरे नीचे सब्सक्रिप्शन के बचेंगे 64,000, राइट। अभी भी उस पर एक टिक मार्क है तो एक लाइन छोड़ के पुट एरो 64,000 इन द कॉलम में लिखो। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम क्या है, सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल ऑफ मशीनरी मतलब आपने मशीनरी बेची। अब अगेन ये हमने सेल ऑफ एसेट वाली ट्रांजैक्शन इससे पहले भी 2-4 सम्स पहले की थी, राइट। तो मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, तो इट इज वेरी सिंपल। वो क्या कह रहे हैं, आपने मशीनरी बेची, ब्रैकेट में वो दे रहे हैं बुक वैल्यू 25,000 एंड अमाउंट कॉलम में वो दे रहे हैं 20,000। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका सिंपल मतलब है आपने 25,000 रुपए की मशीन बेची एंड उसके बदले में 20,000 रुपए आए। तो सेल ऑफ एसेट के हमें हमेशा 2 इफेक्ट्स देने हैं, एक कि हम क्या बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, राइट, एंड उस पर हमें कितना लॉस हो रहा है, राइट। तो 2 इफेक्ट इस प्रकार बनेंगे। तो मुझे बताओ पहले तो हमने क्या बेचा, तो हमने बेचा मशीनरी। तो वेयर इज माय मशीनरी? इस साल के एसेट्स में भी है, पिछले साल के एसेट्स में भी है। तो अब मैं पिछले साल के एसेट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, पिछले साल के एसेट्स वैसे ही रहेगा,
मशीनरी में इस साल बेच रहा हूँ तो उसकी एडजस्टमेंट में इस साल सॉल्व करूँगा। जो कुछ भी एडजस्टमेंट या जो कुछ भी आपको सॉल्व करना है वो इस साल के लिए सॉल्व होगा, पिछले साल के बैलेंस शीट को भी हाथ नहीं लगाना है। इज इट क्लियर? तो मैं मशीन बेच रहा हूँ, कब बेच रहा हूँ? इस साल बेच रहा हूँ, तो इस साल जो मुझे मशीनरी एसेट्स में दिख रही है उससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एज मशीनरी सोल्ड, बट मैं वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते वक्त सब्ट्रैक्ट करूँगा 25,000। वाई 25,000? तो मेरे पास मशीनरी थी 50,000 की। अभी क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि बुक वैल्यू 25,000, मतलब 50 में से 25 की मशीन बेची, या जो मशीन बेची उसकी बुक में वैल्यू 25,000 थी, मतलब 50,000 में से 25 की मशीन बेची तो 25 की मशीन नीचे बची। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस मशीनरी सोल्ड 25,000, तो 50 माइनस 25 नीचे बचे 25,000। अब मुझे बताओ ये 25 की मशीन मैंने बेची कितने में? तो 25 की मशीन मैंने 20,000 में बेची। कैसे पता चला? उन्होंने बाहर अमाउंट कॉलम में लिखा है कि बुक वैल्यू 25, बट जब हमने मार्केट में उसे बेचा तो सामने वाली पार्टी ने मुझे 20,000 दी है कि नहीं? मैंने मशीन 25 में खरीदी थी, लेकिन अब पुरानी मशीन है उसे मैं बेचने गया तो सामने वाली पार्टी ने मुझे केवल 20,000 रुपए दिए, तो सिंपली मेरा 5,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आई विल रिकॉर्ड लॉस, राइट? तो मैं एक 25,000 की मशीन बेचने की एंट्री कर रहा हूं और दूसरा आई हैव टू रिकॉर्ड द लॉस। लॉस यानी कि खर्चा, तो लॉस का इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000। इज इट क्लियर? तो ऐसी वाली ही ट्रांजैक्शन हमने कुछ लेक्चर्स पहले की थी कि अगर एनपीसी में आपको मशीन बेचने की एंट्री आएगी तो ऐसा ही आपको करना है, बुक वैल्यू एसेट से माइनस करो, राइट? एंड लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करो, राइट? तो बुक वैल्यू मैंने एसेट से माइनस की, राइट? 25,000 की मशीन गई, बट क्वेश्चन में कहा है कि 25 की मशीन आपने 20 में बेची, यानी कि मेरा 5,000 का लॉस है, तो सेकंड इफेक्ट आई हैव टू गिव फॉर द लॉस। तो जो 20,000 अमाउंट कॉलम में दिया उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं बुक वैल्यू एंड लॉस या फिर प्रॉफिट होगा उसी को रिकॉर्ड करूंगा। इज इट क्लियर? अगेन यहां पर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि टू सेल ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में बुक वैल्यू 25,000 और अमाउंट कॉलम में 20,000 की जगह 30,000 होता, तो इसका सिंपल मतलब 25 का मशीन गया, यहां पर 25,000 ही माइनस होता, जो बुक वैल्यू वही माइनस होगी। अब 25 का मशीन अमाउंट में 20 की जगह अगर 30 होता तो इसका मतलब है मुझे 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो वो प्रॉफिट में इनकम में लिखता। इज इट क्लियर? तो मैं इनकम में लिखता बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बुक वैल्यू 25 है, 25 की मशीन आई एम सेलिंग इट फॉर 20, मतलब 5,000 का लॉस है, तो बुक वैल्यू यहां से माइनस हो गई एंड जो लॉस है वो एक्सपेंडिचर में चला गया, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो नेक्स्ट आइटम आपको दिया है सेल ऑफ मशीनरी के बाद डोनेशन, जिसमें हमने ब्रैकेट में लिख के रखा है बिल्डिंग फंड, राइट? तो मैं उस डोनेशन को उठाऊंगा और लायबिलिटी में जो मेरे पास बिल्डिंग फंड है उसमें ऐड करूंगा प्लस डोनेशन, तो बिल्डिंग फंड 2,10,000 प्लस डोनेशन 55,000, टोटल बिल्डिंग फंड बाहर बच जाएगा 2,65,000। सिंपल। डोनेशन के बाद अगला आइटम क्या है? डोनेशन के बाद एडमिशन फीस, ब्रैकेट में वो कह रहे हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि इनकम, तो एडमिशन फीस उठाओ, इनकम में लिख लो बाय एडमिशन फीस, आउटर कॉलम में 6,000। इज इट क्लियर? तो यहां तक क्लियर है सबको? रिसिप्ट साइड हमने पोस्ट कर लिया, सिंपल था। अब चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट में पहला आइटम आपको दिया है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी कि खर्चा, उठाओ, खर्चे में लिखो टू इंश्योरेंस, कोई टिक मार्क नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम 10,000। इंश्योरेंस के बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर से खर्चा, रेगुलर आइटम है तो मैं उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, तो इंश्योरेंस खर्चे में गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसी के नीचे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। उसके बाद है बुक्स, तो व्हाट इज बुक्स? बुक्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एसेट्स, तो बुक्स को मैं उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में लिखूंगा एज बुक्स। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ बुक्स थी क्या पहले के? नहीं, तो मैं डायरेक्टली बुक्स को उठाऊंगा, आउटर कॉलम में लिखूंगा 30,000। इज इट क्लियर? बुक्स के बाद अगला आइटम है आपके लिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज ऑल्सो आर एसेट, तो फिर से कंप्यूटर को उठाओ, एसेट्स में लिखो कंप्यूटर 60,000, राइट? कोई टिक मार्क नहीं, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। कंप्यूटर के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो वेरी क्लियर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, तो खर्चे में जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद फर्नीचर, तो फर्नीचर इज अगेन आर एसेट्स, तो मैं उसे पेमेंट से उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में लिखूंगा फर्नीचर 62,000। ये सारी चीजें मैं इस साल के एसेट्स में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है, मतलब मैं फर्नीचर, बुक्स, कंप्यूटर इस साल खरीद रहा हूं, पिछले साल मेरे पास नहीं था, तो इस साल के एसेट्स में मैंने बुक्स, कंप्यूटर एंड फर्नीचर एडिशनल लिखा जो उन्होंने आपको पेमेंट में दिया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फर्नीचर के बाद बैलेंस कैरी डाउन, एज यूजुअल बैलेंस कैरी डाउन मतलब इस साल के एंड में मेरे पास 5,250 रुपीज कैश में बाकी है या बैंक में बाकी है, वो ब्रैकेट में कह रहे कैश एट बैंक, तो मैं उसको उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में लिखूंगा कैश एट बैंक 5,250। इज इट क्लियर? आगे बढ़े
तो मतलब मेरा पेमेंट साइड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एडजस्टमेंट में चलता हूं। जो एडजस्टमेंट 1 ऑलरेडी हमने कंसिडर की थी, उसमें से हैशटैग वाला जो आइटम है मैं अब उसे कंसिडर करूंगा। इज इट क्लियर? तो एडजस्टमेंट 1 में उन्होंने क्या कहा था आपको, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज फॉलोज। तो उसमें से मैं केवल हैशटैग वाले आइटम को अभी कंसिडर कर रहा हूं। तो मैंने किस पर हैशटैग लिखा था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन पे हैशटैग लिखा था। तो मेरे पास पिछले साल या इस साल की शुरुआत में सब्सक्रिप्शन के कितने आने बाकी थे, 10,000 आने बाकी थे, जो मुझे एडजस्टमेंट 1 में दिख रहा है, जिस पर मैंने हैशटैग किया था। अब अगर मैं क्रॉस चेक करूंगा तो 10,000 में से अगर आप इनकम में देखोगे तो आपको उस 10 में से 16-17 के 8,000 मिल गए। मतलब इस 10 में से 8 मिल गए, केवल 2,000 ही पेंडिंग है। तो जब मैं इस साल रिकॉर्ड करूंगा तो आई विल रिकॉर्ड ओनली 2,000 जो अभी भी आना बाकी। इसका मतलब एडजस्टमेंट 1 में वो कह रहे कि मुझे 10,000 आने बाकी थे 1 अप्रैल 2017, यानी कि इस साल के शुरुआत में पिछले साल के मुझे 10,000 आने बाकी थे, राइट। तो साल की शुरुआत में 10,000 आने बाकी थे। साल भर में जिनसे पैसे आने थे उन्होंने 10 में से 8,000 दे दिए, जो हमें इनकम में दिख रहा है, जो मैंने सब्सक्रिप्शन से माइनस किया कि 8,000 मिल गए। तो 10 में से 8 मिल गए तो 2,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। मैं अभी बस 2,000 की एंट्री करूंगा। तो 2,000 मुझे पिछले साल के अभी भी आने बाकी है, जो आने वाले सालों में अगले साल या उसके अगले साल में आएगा। तो अभी भी 2,000 मुझे पिछले साल के आने बाकी है। तो मैं उसको उठा के इस साल के एसेट्स में लिखूंगा एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन करके 16-17, इनर कॉलम में 2,000, राइट। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि हमें आने वाले एडजस्टमेंट में इस साल का भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो वो भी हमें इस साल के एसेट्स में लिख के फिर दोनों का टोटल बाहर करना पड़ेगा, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल के 2,000 मैंने अभी लिख लिए। आने वाले एडजस्टमेंट में हमें पता है कि इस साल का भी कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसलिए तो हमने इनकम वाला सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखा था। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। और कुछ हैशटैग वाला आइटम है कि एडजस्टमेंट 1 में? आंसर इज नो। तो हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। तो सेकंड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 2,500। वेरी सिंपल, मशीनरी को 2,500 से डेप्रिसिएट करो। तो मशीनरी एसेट्स में दिख रही है, 50 की मशीनरी थी, 25 ऑलरेडी हमने बेची, 25 की नीचे बची थी, तो उसके नीचे मैं लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 2,500। तो अब मेरा फाइनल मशीनरी का अमाउंट बाहर बचेगा 22,500। एंड डेप्रिसिएशन का एज यूजुअल सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन 2,500। यहां तक क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट भी काफी सिंपल था। एडजस्टमेंट 3 में क्या कह रहे हैं? डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए मिला है। तो ऑलरेडी हम डोनेशन को बिल्डिंग फंड में ऐड कर चुके हैं लायबिलिटीज में, तो फिर से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। तो फोर्थ एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ₹6,000। अब देखो फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, राइट। तो वो कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू ₹6,000 फॉर 6,000। सिंपल मतलब है कि इस साल के एंड में मुझे सब्सक्रिप्शन के अभी भी 6,000 आने बाकी है। इस साल के एंड में मुझे 6,000 रुपए आने बाकी है, राइट। तो आना बाकी इज नथिंग बट माई एसेट, सब्सक्रिप्शन के 6,000 आने बाकी है। तो अगर मैं एसेट्स में देखूंगा तो एसेट्स में ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल के कितने आने बाकी है, मुझे 2,000 दिख रहे हैं। तो लॉजिक यहां पर यह कहता है कि जो मुझे 6,000 रुपए आने बाकी है उसमें से 2,000 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि 2,000 मुझे पिछले साल के आने बाकी है। इस साल के एंड में मुझे 6,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के आने बाकी है। 6 में से 2,000 इज फॉर द लास्ट ईयर। तो इसका सिंपल मतलब है इस साल का केवल 4,000 ही पेंडिंग है। ये कैसे हुआ? तो उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है कि वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ₹6,000। करंट ईयर मतलब इस साल के एंड में 6,000 रुपए मेरे आने बाकी है। तो मुझे सब्सक्रिप्शन का टोटल 6,000 मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, है कि नहीं। मतलब जिसमें इस साल का कुछ एंड पिछले साल का कुछ है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ सब्सक्रिप्शन के पैसे आने बाकी है। तो पिछले साल के अभी भी सब्सक्रिप्शन के आने कितने बाकी है? तो मुझे एसेट्स में दिख रहा है कि पिछले साल के मुझे अभी भी 2,000 रुपए आने बाकी है। तो आउट ऑफ 6,000 2,000 तो पिछले साल के हैं। तो इस साल का कितना बनता है? तो इस साल का बनता है 4,000। तो मैं इस साल के केवल 4,000 की एंट्री करूंगा। अगर मैं 6,000 लिखूंगा तो फिर वो एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 आउटस्टैंडिंग दिखेगा, विच विल बी रॉन्ग। इज इट क्लियर? अगर मैं इस साल के सब्सक्रिप्शन में 6,000 ऐड करूंगा और फिर वो 6,000 इस साल के एसेट्स में लिखूंगा तो 2 + 6 टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 बन जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। क्योंकि वो कह रहे हैं कि करंट ईयर के एंड में आपके पास केवल 6,000 ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। मतलब
टोटल मुझे 6000 आना है, जिसमें से 2000 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मतलब और कितना लिखना है, मुझे 4000 लिखना है, मतलब इस साल के केवल सब्सक्रिप्शन के 4000 आने बाकी है, राइट। तो अब करूंगा क्या, तो मैं 6000 के जगह आई जस्ट रिकॉर्ड 4000 की इस साल के 4000 आने बाकी है, तो मैं इस साल के सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 17 18 4000, तो मेरा सब्सक्रिप्शन का टोटल बाहर बचेगा 68,000। इज इट क्लियर? एंड जो 4000 मुझे सब्सक्रिप्शन के आने बाकी है उसका सेकंड इफेक्ट में उठाऊंगा, एंड मैं इस साल के एसेट्स में जो ऑलरेडी मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री की है उसके नीचे लिखूंगा 17 18 के 4000, तो दोनों मिला के अब मेरा 6000 टोटल सब्सक्रिप्शन बाहर आ रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली, हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो रेगुलर अगर सम होता तो हम क्या करते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते, फिर बैलेंस शीट को टैली करते, बट यहाँ पर हमने वर्किंग बनाया है। वर्किंग में मैंने क्या की है, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई है, तो मैं पहले पिछले साल की बैलेंस शीट क्लोज करूंगा, मैं कैपिटल फाइंड आउट करूंगा या कैपिटल फंड फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करूंगा, एंड देन मैं फिर इस साल की बैलेंस शीट क्लोज करूंगा। तो अभी मेरा एजेंडा क्या है, कि अभी मेरा काम क्या है, आई विल क्लोज प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट फर्स्ट। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट को बैलेंस करता हूं, तो बैलेंसिंग के लिए मैं क्या करूंगा, पिछले साल के एसेट्स की पहले टोटल ले रहा हूं, तो पिछले साल के एसेट्स की टोटल आ रही है 3,82,250, राइट। एंड पिछले साल के लायबिलिटी में केवल एक ही आइटम है बिल्डिंग फंड, तो उसका टोटल इज 2,10,000। तो एसेट्स का टोटल ज्यादा है, लायबिलिटी का टोटल कम है कि नहीं, तो मैं दोनों तरफ 3,82,250 लिखूंगा, एंड आई विल कैलकुलेट द डिफरेंस एज 3,82,250 माइनस 2,10,000, तो डिफरेंस मिल रहा है 1,72,250, जिसे मैं इस पिछले साल के बैलेंस शीट की लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा एज कैपिटल फंड 1,72,250। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है पिछले साल के बैलेंस शीट का इज नथिंग बट माय कैपिटल फंड, उसे मैं उठाऊंगा एंड इस साल के लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा कैपिटल फंड, इनर कॉलम में 1,72,250। इज इट क्लियर? तो हमें कैपिटल फंड मिल गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब हम जैसे रेगुलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं एंड बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, वैसे ही आपको क्लोज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो, सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करो, एंड देन टैली करो बैलेंस शीट को। तो सबका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, राइट। टैली नहीं हुआ तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखो, राइट। तो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करने पर सबको सरप्लस मिलना चाहिए 48,500। सबका सरप्लस आ रहा है 48,500 आ रहा है, तो वेरी गुड। उस सरप्लस को उठाएंगे और हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ऐड करेंगे। इस साल के बैलेंस शीट में मैं कैपिटल फंड ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो उसके नीचे मैं लिखूंगा प्लस सरप्लस 48,500, एंड दोनों की टोटल आउटर कॉलम में आएगी 2,20,750। कितनी आ रही है कैपिटल फंड की टोटल बाहर, 2,20,750, नॉट 250। तो बाहर कैपिटल फंड बच रहा है मेरा 2,20,750, एंड फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली एट 4,85,750। कितने में टैली हो रहा है बैलेंस शीट, 4,85,750 ऑन लायबिलिटी साइड एज वेल एज एसेट साइड, राइट। तो आज का आपका होमवर्क है, फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, एंड कल हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13। उसका फॉर्मेट रेडी करो, उसमें भी फिर से कैपिटल फंड मिसिंग है, तो फॉर्मेट रेडी करते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पिछले साल की बैलेंस शीट, क्वेश्चन पढ़ो, नाम लिखो, डेट लिखो, एंड क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 13 के लिए फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।